हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जिस फिल्म ने रातों रात अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का नया स्टार बना दिया। साथ ही एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी से लेकर गानों तक को फैंस ने खूब पसंद करा और इस फिल्म के डायलॉग मानो रातों रात मशहूर हो गए। हर किसी की जुबान पर सिर्फ इसी फिल्म के डायलॉग्स रहा करते थे। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जिसने सिनेमा घरों पर छाते ही अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया। साथ ही ऐसे एक्टर्स जो अपनी लंबाई चौड़ाई और दमदार आवाज के लिए जाने जाते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की दीवार मूवी के बारे में। हम बताएंगे कि 1975 में आई अमिताभ बच्चन की दीवार इतनी बड़ी हिट हुई थी कि इसके 8 रीमेक बनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का समय ऐसा है जहां बॉलीवुड कई साउथ या फिर बाहर की कंट्रीज की मूवी के रीमेक बना रहा है, उनको लोगों के सामने रख रहा है। यानी कि बॉलीवुड के पास आज के समय में काफी रेयर फ्रेश कहानी है जो लोगों को थिएटर्स पर दिखाई जाती है। और ज्यादातर फिल्में उनकी कहीं ना कहीं ज्यादातर फिल्में साउथ की रीमेक के तौर पर होती है। लेकिन वो जमाना ऐसा था कि एक फ्रेश स्टोरी हमेशा फैंस के सामने रखी जाती थी। उस समय के राइटर्स काफी दमदार कहानियों के साथ सभी एक्टर को बड़े पर्दे पर उतारते थे। उनमें से एक थी फिल्म दीवार, जो इतनी बड़ी हिट थी कि इस फिल्म के 8 रीमेक बनाए गए, कुछ काफी साउथ में, तो दोस्तों एक हांगकांग में इसका रीमेक बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं 8 रीमेक फिल्मों के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि रीमेक के बाद क्या ये फिल्में हिट रही या फिर फ्लॉप, इसके बारे में भी बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल। और साथ ही ऐसे नए नए फिल्म से जुड़े किस्से कंपैरिजन के लिए हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी और भी अपडेटेड वीडियोस के लिए साथ में बनी बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे फिल्म दीवार के बारे में। साल 1975 की भारतीय एक्शन अपराध फिल्म दीवार, जिसे सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था और यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा शशि कपूर के साथ साथ नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी, इफ्तियार, मदन पुरी, सत्यन कपूर और मनमोहन कृष्ण जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म का संगीत आर डी बर्मन द्वारा तैयार किया गया था। और साथ ही आपको बता दें, इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म में दो गरीब भाई मुंबई की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विपरीत पक्ष में पाते हैं। फिल्म का शीर्षक दो भाइयों के बीच खड़ी दीवार को दर्शाता है, इसलिए इस फिल्म का नाम दीवार रखा गया। दोस्तों, फिल्म दीवार को 24 जनवरी 1975 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसकी कहानी, पटकथा, संगीत, कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा और काफी ज्यादा इसको काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमाई मास्टरपीस माना जाता है। आपको बता दें कि इंडिया टाइम्स ने दीवार को शीर्ष 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में भी शामिल किया है। ये उन 3 हिंदी भाषा फिल्मों में एक है जिन्हें 101 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई की सूची में डाला गया है। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म को एक कल्ट फिल्म माना जाता है। इसका न केवल भारतीय सिनेमा पर बल्कि भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना विरोधी थीम और बच्चन का नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ है। बच्चन के चरित्र को अक्सर भारतीय सिनेमा में सबसे यादगार ऑन स्क्रीन चरित्र के रूप में माना जाता है। फिल्म ने बॉलीवुड सिनेमा के एंग्री यंग मैन के रूप में उनकी छवि को और ज्यादा मजबूत किया। फोर्ब्स इंडिया ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शनों की सूची में भी शामिल किया है। फिल्म ने सलीम जावेद की सफलता को और भी ज्यादा मजबूत किया, जिन्होंने और अधिक ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी। दोस्तों, ये तो हमने बात करी फिल्म दीवार की। आइए इसकी छोटी सी कहानी पर नजर डालते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है आनंद बर्वा अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। वे एक सिद्धांतवादी और सम्मानित ट्रेड यूनियन नेता है जो संघर्ष मजदूरों की हड़ताल पर ले जाते हैं, क्योंकि वे अपने मालिक बद्री प्रसाद से रियायतों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन पर निर्भर है।
हालांकि प्रसाद आनंद के परिवार का अपहरण करके अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजदूरों के अधिकारों को देने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके उनसे बदला लेता है। जब हड़ताली मजदूरों को आनंद के कार्यों के बारे में पता चलता है तो वह सभी उसे कोसते हैं और उसे लगभग मार डालते हैं। इस बात से अनजान कि आनंद को ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था, मजदूर आनंद के परिवार को भी सताते हैं। उनमें से कुछ नशे में विजय को पकड़ लेते हैं और उसके बाएं हाथ पर हिंदी शब्द में मेरा बाप चोर है गुदवा देते हैं। अपमान सहन करने में असमर्थ आनंद शहर से भाग जाता है और अपने परिवार को त्याग कर, जिसके लिए उसने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को त्याग दिया था, अपने शेष जीवन ट्रेनों में लक्षण यात्रा करते हुए बिताने का फैसला करता है। हताशा में सुमित्रा विजय और रवि को मुंबई ले जाती है और अकेली मां के रूप में अपने बेटों का पालन पोषण करती है। कम वेतन पर शारीरिक श्रम करती है। उनका घर एक बड़े पुल के नीचे फुटपाथ पर है। जैसे जैसे विजय और रवि मुंबई में झुग्गियों में बड़े होते हैं, विजय को अपने पिता के अपमान का गहरा एहसास होता है, क्योंकि वे अपने पिता के कथित कुकर्मों के कारण पीड़ित हुआ है। उसके हाथ पर हमेशा मौजूद टैटू उसे अपने अतीत की याद दिलाता है। वह एक मंदिर में प्रवेश करने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वह अपना भाग्य खुद बनाना चाहता है और देवताओं के लिए भीख नहीं मांगता है। विजय एक जूता पॉलिश करने वाले के रूप में शुरुआत करता है, बाद में अपनी युवावस्था में एक सिपाही मजदूर बन जाता है। रवि को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए वह अपनी शिक्षा का त्याग करता है। दूसरी ओर रवि एक आदर्श नागरिक है और कानून और धार्मिक के प्रति अपनी प्रधानता में काफी ज्यादा अग्रणी है। रवि एक बड़ा इंस्पेक्टर बन जाता है और साथ ही विजय जो है एक तस्करी किए गए सोने की बुलियन की रक्षा के लिए विजय को काम पे रखा जाता है। विजय सोने के बुलियन को अपहृत करने में उनकी मदद करने में सामंत को जानकारी भेजता है। सामंत से पैसा लेता है और उससे गोदाम से सोने की बुलियन को जब्त करता है और उसे दावर को सौंप देता है, जो विजय को एक बड़ी राशि का इनाम देता है, जिससे वह अपने परिवार के लिए एक आलीशान घर खरीद सकता है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और साथ ही जो है आगे जाकर रवि को जो है कुछ गुंडों को पकड़ने का जो है डीसीपी काम सौंपता है। उसके अंदर गुंडों के साथ साथ उसका भाई विजय भी है। वो सामंजस्य में बैठा रहता है कि क्या वो पुलिस की नौकरी करे या फिर जो है एक गुंडों के तौर पर अपने भाई को पकड़े। काफी असमंजस्य के बाद जो है वो ये फैसला लेता है कि वो अपने भाई को पकड़ेगा, साथ ही उसे सही रास्ते पर भी लेके जाएगा। इस बीच वो अपने भाई विजय का घर छोड़कर अपनी मां को लेकर पुलिस क्वार्टर में रहने लगता है। इसी बीच दोस्तों बाद में विजय को पता चलता है कि अनीता उसके नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है और वह अंडरवर्ल्ड में अपनी जिंदगी को त्यागने का फैसला करने लगता है, ताकि वह अनीता से शादी करके खुद को पुलिस के हवाले कर सके और सुमित्रा और रवि से माफी मांग सके। वह नहीं चाहता था कि उसके अजन्मे बेटे को उस तरह से दाग लगे जो उस पर लगे थे। वह सुमित्रा को भी फोन करता है और उसे आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में आने के लिए कहता है। इसके बावजूद चीजें तब एक और मोड़ लेती है जब सामंत और उसके बचे हुए गुंडे वहां पहुंचते हैं और बदला लेने के लिए अनीता की पूरी तरह पिटाई करते हैं। एक भावुक क्षण के बाद अनीता विजय की बाहों में ही मर जाती है। फिर इसके बाद वो सामंत और उसके बचे हुए गुंडों की बेरहमी से हत्या करके बदला लेता है। इस तरह खुद को वो हमेशा के लिए एक अपराधी करार देता है। रवि को सामंत और गुंडों की मौत के बारे में पता चलता है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल और मृणासन विजय रवि से बचने के लिए कार का उपयोग करता है और उसे मंदिर की दीवार से टक्कर देता है, जहां वह सुमित्रा से फिर से मिलता है और माफी मांगता है। विजय वर्मा फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे वह बुरी तरह टूट जाती है। ठीक उसी समय जब रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ उसने जो किया उससे पूरी तरह से व्याकुलता हो जाता है। फिल्म डीसीपी नारंग और पुलिस द्वारा रवि, वीरा और सुमित्रा को न्याय की सफल खोज के लिए पुरस्कृत करने के दृश्य के साथ समाप्त होती है। हालांकि रवि अभी भी विजय वर्मा की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी दो भाइयों की। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म का कब और कहां रीमेक बनाया गया और कौन सी सफल रही। दोस्तों फिल्म की सफलता के बाद इसका पहला रीमेक 1976 में तेलुगु में मंगोडू नाम से बना, जिसे SD लाल ने डायरेक्ट किया था। NT रामकृष्ण इस फिल्म में लीड रोल में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिर साल 1981 में दीवार का रीमेक तमिल में थई नाम से बना, जिसमें रजनीकांत और सुमन लीड रोल में थे और R कृष्णमूर्ति निर्देशित ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।
अगला रीमेक साल 1983 में बना मलयालम में। मलयालम फिल्म नाथी मुथल नाथी वारे दीवार की रीमेक थी। मम्मूटी और एमजी सुमन स्टार इस फिल्म का डायरेक्शन विजय आनंद ने किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। साल 1978 में इस फिल्म का रीमेक जो है पारसी में भी बनाया गया, कोसे ये जुनाब नाम से बनी। 1985 में ये तुर्किश में एक्लेरिन कोकुगू नाम से बनी। 1994 में बॉलीवुड में ही दीवार का रीमेक अतीश फिल द फायर नाम से बनाई गई, जिसमें संजय दत्त और अतुल अग्निहोत्री लीड रोल में थे और ये फिल्म भी दीवार की तरह हिट रही थी। आपको बता दें साल 1976 में मगोडू के बाद एक बार फिर तेलुगु में दीवार का रीमेक बनाया गया, जो साल 2001 में रिलीज हुआ। इस फिल्म का टाइटल था रेलवे कूली। कोरी रामकृष्ण निर्देशित इस फिल्म में मम्मूटी, हरीश कुमार और मीना जैसे कलाकार नजर आए थे और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी। दोस्तों, इंडिया में ही इतने सारे रीमेक बनने के बाद ये फिल्म इतनी हिट रही कि साल 1979 में दीवार का रीमेक हांगकांग में भी द ब्रदर के नाम से बनाया गया था। हुआ शाह निर्देशित इस फिल्म में टोनी लियू एंड डैनी ली सियो यिन ने लीड रोल निभाया था और ये फिल्म हांगकांग पर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से फिल्म दीवार जितनी जो है एक कल्ट मूवी होने के साथ साथ बॉलीवुड में इतनी बड़ी हिट फिल्म है, साथ ही इसके इतने सारे रीमेक बनाए गए कि विदेशों तक इस फिल्म की गूंज है। दोस्तों, आपको ये फिल्म का आज किस्सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपने भी फिल्म दीवार को देखा है तो बताइए कि कैसी लगी आपको ये फिल्म। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, चैनल पे बने रहें।